Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are fit and healthy. So student, today date is 16 February 2021 and I am teaching you chapter number 13 and name of the chapter is Our Community. Our Community. ठीक है, नाउ आवर कम्युनिटी. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डू लिटिल रिकैप्चुलेशन व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो. ओके स्टूडेंट, लेट स्टार्ट. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था? प्रीवियस वीडियो की जब हम बात करते हैं, फर्स्टली वी डिस्कस व्हाट इज कम्युनिटी. सो अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इज नोन एज कम्युनिटी. आफ्टर दैट वी डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट कम्युनिटी सर्विसेज. Okay, for example, to the people who are living in that particular area, they also need some services which make their life easier and comfortable. So what are the services present there? That is, for example, schools for the kids to study, hospital, if someone is sick they can go to the hospital for their treatment. Their doctor will give them the medicines. They also bank facilities is also where they kept their money safe. Okay, and their precious things. Park is also required, and transport facility, market is also required to buy the daily use things. So post office is also required, and to maintain law and order, so we require a police station also. So these are the things we have discussed in the previous video, and after that we discuss how school, ठीक है, how we can involve children in a community services. ये हमने डिस्कस किया कि हम बच्चों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं कम्युनिटी सर्विस में. एडल्ट लिटरेसी सोसाइटी, हेल्थ एंड हाइजीन क्लब, नेचर एंड एनवायरनमेंट सोसाइटी, एंड यहाँ तक हमने डिस्कस किया था. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि हाउ वी कैन इन्वॉल्व द चिल्ड्रन इन द कम्युनिटी सर्विसेज. सो द 3 कम्युनिटी सर्विसेज, दैट इज एडल्ट लिटरेसी सोसाइटी, health and hygiene club, and next is the nature and environment society. So these things we have already discussed. Now today let us start with the disaster relief funds. Disaster relief services. सो डिजास्टर रिलीफ सर्विसेज में भी हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं. सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा कि आप पहले ये समझो कि डिजास्टर क्या होता है. सो डिजास्टर इज सच कंडीशन विच इज नॉट इन ह्यूमन कंट्रोल. ठीक है, डिजास्टर एक ऐसी कंडीशन है जो ह्यूमन्स बीइंग के भी कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते. इफ समथिंग हैपेंस विच इज आल्सो नॉट इन आवर कंट्रोल, दैट इज नोन एज डिजास्टर. जैसे कि फ्लड्स, है. एवरी ईयर इन द मॉनसून सीजन देयर इज ए हैवी रेनफॉल, एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, ठीक है, एवरी ईयर फ्लड्स आती हैं मॉनसून सीजन में बिकॉज हैवी रेनफॉल होती है. देन द amount of water is excess in the river, and when the river water overflow, ठीक है, जब अमाउंट ऑफ वाटर रिवर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो जो वाटर ओवरफ्लो के क्या है, सराउंडिंग्स एरियाज को सबमर्ज करने लगेगा, मतलब उनको डुबाने लगेगा. तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लड्स कहते हैं. सो इंडिया के बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं बेटा जहाँ हर साल बाढ़ आती है, आप कुछ नहीं कर सकते. एवरी ईयर, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. स्पेशली देखो क्लास 3 या 4 में हाउस वाले चैप्टर में मैंने आप लोग को बताया था कुछ जगह ऐसे हाउसेज होते हैं जिन्हें हम लोग स्टिल्ट हाउसेज बोलते हैं.
STILT, स्टिल्ट हाउसेस। दीज हाउसेस स्पेशली आपको असम में मिल जाएंगे देखने के लिए, असम एरिया में, क्योंकि यहाँ रिवर ब्रह्मपुत्रा से हर साल बाढ़ आती है। ठीक है, तो ये हाउसेस क्या होते हैं, नीचे से पिलर्स का सपोर्ट होता है, नीचे से पिलर्स का सपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे इस तरह पिलर से नीचे सपोर्ट होगा, उसके ऊपर हाउस होता है। ठीक है, उसके ऊपर हाउस होगा। थोड़ा अच्छा सा बनाता हूँ। ठीक है, अब उसके ऊपर हाउस होगा। अब जानते हो क्या होता है, क्योंकि यहाँ हर साल रेन आती है, एवरी ईयर एक्सेस ऑफ रेनफॉल होती है, और जब बेटा फ्लड्स आती है ना तो सारी चीज़ें उसमें डूब जाती हैं। घर, अगर आपका पूरा घर डूब गया है तो घर के जितने भी सामान है सब खराब हो जाएंगे पानी के टच आने में। जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं सब हमारे किसी भी यूज़ की नहीं रह जाएंगे, वो हमारे लिए एक वेस्ट मटेरियल हो जाएगा। तो स्पेशली आसाम में तो एवरी ईयर आती है, तो इस तरह के स्टिल्ट हाउसेस बनते हैं। अब देखो हाउस ऊपर है, जब फ्लड्स वाटर आता है तो फ्लड वाटर ये देखो नीचे से चला जाता है। ठीक है, इससे क्या फायदा है कि द वाटर विल नॉट एंटर इनसाइड द हाउस, इससे वाटर हाउस में नहीं जाता। और ऐसे हाउसेस में ऊपर जाने के लिए हम लोग लैडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सीढ़ियों का, लैडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जब मानसून सीजन नहीं होता है तो वहाँ के लोग ऐसे अंडरग्राउंड प्लेस में कुछ भी छोटे मोटे काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मानसून सीजन में ही आएगी फ्लड। हर समय तो मानसून सीजन नहीं होता है, 3 मंथ्स का रहता है आपका मानसून सीजन, तो उसके बाद बाकी के 9 मंथ्स तो नहीं होगा वाटर। तो इस जो नीचे का पोर्शन है उसको डिफरेंट पर्पस में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्लड जैसे अब देखो डिजास्टर वो होते हैं, ये ऐसी कंडीशन होती है जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती है। ठीक है, एक सेकेंड, natural, तो note natural calamity is an event that occur naturally and it is not in control of humans। ये क्या है, it is a sudden change in the surrounding which causes damage to human being and their properties। ठीक है, ये सडन चेंज सराउंडिंग्स में होता है जिससे कि ह्यूमन बींग्स और उनकी प्रॉपर्टी को भी, देखो जब फ्लड आती है तो बहुत से लोग मर जाते हैं, बहुत से एनिमल्स मर जाते हैं, और ये लाइफ तो जाती ही जाती है, इसके संग संग ये प्रॉपर्टी को भी बहुत ज़्यादा, ह्यूमन प्रॉपर्टी को भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, सो इट डिस्ट्रॉय द ह्यूमन बींग्स एंड देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, ह्यूमन बींग्स और उसकी प्रॉपर्टी को भी डैमेज करने का काम करते हैं। तो ये फ्लड क्या है, ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं। ठीक है, दीज नेचुरल डिजास्टर आर नॉट इन आवर कंट्रोल, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे कि असम के लोगों ने प्रिकॉशन लिया जब उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ तो हर साल बाढ़ आनी है मानसून के सीजन में, तो उन्होंने अपने हाउसेस डिफरेंट तरह के बना दिए, हाउसेस को हाइट दे दी नीचे से पिलर्स लगा के, जिससे जब भी बहुत हैवी रेनफॉल होगी तो जो रिवर का वाटर है वो नीचे से फ्लड वाटर चला जाएगा और दैट वाटर विल नॉट एंटर इनसाइड द हाउस। सो ये टाइप के हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ठीक है, जब फ्लड्स आए तो ऐसे समय में ना तो हमें ड्राइव करना चाहिए, ना तो ऐसे समय में हमें स्विमिंग करना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विचेस को स्विच ऑफ कर देना चाहिए मीटर को, अदरवाइज यू नो दैट द इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पानी से हाइड्रो एनर्जी जो होती है, पानी से भी तो बिजली बनती है बेटा, है ना। तो हम हमारे कंट्रोल में नेचुरल डिजास्टर नहीं होते, लेकिन हम इससे लोगों को अवेयर करा के what type of a precaution we should take at the time of these type of a natural disaster, जी हम कर सकते हैं, लोगों को अवेयर करा के, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तो आपका जैसे हमने डिस्कस कर लिया अभी फ्लड्स कर लिया। ठीक है, फ्लड्स भी क्या आपका एक नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, फ्लड भी आपका क्या है बेटा, नेचुरल डिजास्टर है। फिर देखो ड्रॉट, ड्रॉट भी क्या है, ये नेचुरल डिजास्टर। ड्रॉट मतलब होता है बेटा सूखा पड़ जाना, आ रही है बात समझ में, ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ जाना। देखो जब कोई पार्टिकुलर एरिया में बहुत लॉन्ग समय से वाटर रेनफॉल ना हो,
सो वहाँ की सॉइल क्रम्बल हो जाती है, टूट जाती है टुकड़ों में और ब्रेक हो जाती है सॉइल, इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए, ठीक है, वहाँ की सॉइल क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। जिस किसी एरिया में बहुत लंबे समय से अगर बारिश नहीं होती है तो हम ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, दिस एरिया इज अफेक्टेड बाय ए ड्रॉट, ठीक है। सो ठीक है, व्हेन ए पार्टिकुलर एरिया डज नॉट रिसीव ए लॉन्ग रेनफॉल, लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम एंड देर इज अ स्कैरसिटी ऑफ ए वाटर, मतलब पानी की बहुत कमी हो जाती है ड्यू टू द हॉट वेदर, तो ऐसे इफेक्टेड एरिया को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉट घोषित कर देते हैं कि सूखा पड़ गया। तो ये भी हमारे बस में नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो एक नेचुरल कैलेमिटी हमने डिस्कस कर ली, फ्लड है, ड्रॉट है, फिर अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब शेकिंग ऑफ द लैंड, ठीक है, शेकिंग ऑफ द लैंड। अर्थक्वेक कैसे आता है, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसके लिए अब थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। अर्थक्वेक है, देखो डिफरेंट टाइटेनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा ना कि कितने कॉन्टिनेंट हैं, तो मैंने आप लोग को बताया था 7 कॉन्टिनेंट है। ये जमीन के ह्यूज मासेस ऑफ ए लैंड है और ये सारे जमीन के टुकड़े आपस में जुड़े नहीं है बेटा, ठीक है, इनके बीच में वाटर है, इनके बीच में क्या है, वाटर, ये आपस में एक दूसरे से वाटर बाउंड्रीज है इनकी, ठीक है, ये जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं। तो देखो जब हम लोग कहाँ रहते हैं बेटा, वी आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम कहाँ रह रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो जिस पे हम लोग रहते हैं उसको क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अर्थ की लेयर्स है, सबसे ऊपर वाली लेयर को क्रस्ट बोलते हैं, उसके बाद वाली लेयर जो रॉक पार्टिकल्स हैं उसमें उसको मेंटल बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी आउटर कोर, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना बहुत हाई है, 4000 से 5000 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पे जितने भी रॉक्स और मेटल हैं वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, जिसको तुम लोग लावा बोलते हो। आपने सुना होगा ना वॉल्केनिक इरिप्शंस के बारे में, वॉल्केनो जब फटते हैं तो जमीन के अंदर से बहुत सा लावा निकलता है, तो ये वही है आउटर कोर में, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि चीज़ें लिक्विड फॉर्म में है, रॉक्स भी गल के लिक्विड हो गए, मेल्ट हो गए, मेटल्स भी। और सबसे हार्ड है आपकी इनर कोर, सबसे हार्ड है आपकी इनर कोर है। तो अब क्या होता है, ये जो आपकी आउटर कोर है इसका बहुत हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर की वजह से जो लावा है ना, जो लिक्विड फॉर्म में, वो हमेशा जैसे अरे सन की लाइट होती है ना, उससे वाटर क्या इवापोरेट करके ऊपर जाता रहता है ना, इवापोरेट हो जाता है गैसियस फॉर्म में और ऊपर की ओर राइज कर जाता है। इन द सेम मैनर जहाँ भी बहुत हाई टेम्परेचर होने के कारण जो लावा है ना वो ऊपर की ओर उठता रहता है, तो वो मेंटल की लेयर से को टच करते हुए और इसकी लेयर में क्रस्ट की लेयर तक आता है, फिर वो वहाँ पे कूल हो जाता है और फिर नीचे चला आता है। ऐसे ही हलचल होती रहती है, ठीक है। सो और ये जो क्रस्ट हैं डिफरेंट टाइटोनिक प्लेट्स हैं इनमें, क्योंकि देखो ये जो आपकी मेंटल और क्रस्ट इसमें मूवमेंट हो रही है हल्की हल्की, उसका रीज़न क्यों है, क्योंकि जो कि आपके आउटर कोर है इसमें सारी चीज़ें हाई टेम्परेचर होने के कारण मेल्टिंग फॉर्म में है। जैसे पानी पे बोट चलती है ना, शिप चलती है ना, फ्लो करती है ना, तो इसका मतलब जो आपकी क्रस्ट की लेयर है और जो मेंटल की लेयर है वो उसकी मूवमेंट हो रही है, क्योंकि जो आपकी थर्ड लेयर जो आउटर कोर है वो किस फॉर्म में है बेटा, वो लेयर आपके लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो यही होता है कभी कभी ये जो टाइटेनिक प्लेट्स हैं या तो ये आपस में रब करती हैं, ठीक है, आपस में रब करते करते एक ऊपर के दूसरे हो जाती हैं, एक कोई नीचे चली गई हल्का सा, कोई ऊपर उठ गई, या तो कभी कभी ये भी होता है कि ये एक दूसरे से दूर भी हो जाती हैं। तो इसके कारण जो एकाएक इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, सो उसी से आता है भूकंप, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं,
ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। और आप लोग को ऑलरेडी पता है अर्थक्वेक बहुत डेंजरस है, इसको रिक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है। हाई इंटेंसिटी का अगर अर्थक्वेक आ जाए तो बहुत से लोग मर जाते हैं, दब जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। आपने कुछ साल पहले सुना होगा अर्थक्वेक कहाँ का, नेपाल में आया था अर्थक्वेक। सबसे ज़्यादा नुकसान काठमांडू में हुआ था ना बेटा। तो देखो जब लैंड ही शेक करने लगेगा, इससे ज़मीन भी धंस जाती है, मकान टूट के गिर जाते हैं। अगर आप मकान के अंदर हो सकता है आप दब के ही मर जाओ, ऐसा भी हो सकता है कि आप उसी में दब के मर गए। तो अर्थक्वेक के समय हम इसे रोक नहीं सकते, ये सब कुछ अर्थ के अंदर हो रहा है, ठीक है। एक आप जिस लेयर पे रहते हो उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, उसके बाद आ गई मेंटल की लेयर, फिर आउटर कोर है, और सबसे हार्ड जो है वो आपका इनर कोर है। इस तरह ये आपकी अर्थ की डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। सो जो आपका अर्थक्वेक आता है इसका रीजन क्या है, अर्थ के आउटर कोर में है, ठीक है, जो लावा के फॉर्म में है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने के कारण जितने भी रॉक पार्टिकल बैटल सारे लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से बचने के हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अर्थक्वेक आ गया तो आप ओपन प्लेस में, ओपन एरियाज में, फील्ड्स में भाग जाओ अगर आपको टाइम लगता है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप भाग नहीं सकते हो, टाइम नहीं है तो अपने जो रूम्स के जो कॉर्नर्स है ना वहाँ पे खड़े हो जाओ। क्योंकि आजकल सारे घर कैस पे बनते हैं, पिलर्स पे बनते हैं। तो पिलर्स के संग हम लोग वॉल बनाते हैं, जोड़ते हैं। तो पिलर्स क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, जल्दी नहीं टूटते। तो एक ये कर सकते हो, या तो किसी टेबल के नीचे छुप गए कि अगर ऊपर से कुछ गिर भी जाएगा तो टेबल शायद आपको बचा ले। तो ये सब आप प्रिकॉशंस ले सकते हो, ठीक है, अर्थक्वेक में। अब ये हो गया फ्लड्स, हो गया ड्रॉट, हो गया। और अनदर आपका है सुनामी। अनदर क्या है, सुनामी, टी साइलेंट है इसमें, सुनामी। हम लोग हमेशा सुनामी बोलते हैं, और बच्चे स्पेलिंग में भी ये लिखते हैं SUMANI, को छोड़ जाती है, इसमें टी साइलेंट है, इसलिए हम लोग इसको सुनामी पढ़ते हैं, ठीक है। जब बेटा हम लोग सुनामी की बात करते हैं तो अब देखो ये सुनामी कैसे आती है। जो अर्थ ओशंस जो है ना, ओशंस, समुद्र के नीचे अगर अर्थक्वेक आता है तब आती है सुनामी, ठीक है। तो ओशन के नीचे जब अर्थक्वेक आता है तो इतनी हाई वेव्स उठती हैं, पानी की लहरें। तो ये ओशन में उतनी नहीं पता चलती, क्योंकि बेटा समुद्र, ओशन क्या है, बहुत डीप हैं, बहुत गहरे हैं। लेकिन जहाँ पे सी का वाटर या ओशन का वाटर लैंड को टच करता है, वहाँ ये लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं। इवन अगल बगल जितने भी घर होंगे, मार्केट होगी, जो होगी, सारी चीज़ें पानी में इतनी फोर्स होती है कि सारी टूट फूट जाती हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। देयर इज लॉट ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड इवन टू द ह्यूमन लाइफ। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, हार्बर वो प्लेस होती है, डीप होती है, जहाँ जहाज खड़े होते हैं। और पोर्ट वो एरिया होता है जिसके अगल बगल एक शहर सा बन जाता है। जैसे आपकी रिवर कौन सी है, वाराणसी में गंगा रिवर। गंगा रिवर के किनारे पे जाओगे आप तो देखो कितना शानदार वाराणसी दिखता है, पूरे घाट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट नेम है घाट्स के, पूरा शहर सा, लोग एकदम लाइन से बसे हुए हैं। आप वहाँ देख लोगे कितने लोगों के हाउसेज, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, और आप गए भी होंगे, ठीक है। तो इतना ही डिस्कस कर लिया, बहुत है। अब देखो इसी तरह जो सी पोर्ट्स होते हैं, जहाँ जहाज रुकते हैं, वहाँ भी एकदम शहर सा बस जाता है उसके अगल बगल। तो अगर बेटा ओशंस में अर्थक्वेक आता है तो सी और ओशन में उतना नहीं पता चलता, क्योंकि वो बहुत गहरे होते हैं। लेकिन जहाँ पे सी का वाटर लैंड को टच करता है, वहाँ बहुत ऊंची ऊंची वेव्स उठती हैं, लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उससे ब्रेक होके टूट के गिर जाती हैं। पानी में इतनी ज़्यादा फोर्स होती है, ठीक है। तो यही था अर्थक्वेक, अरे सुनामी। तो ये जो हमने डिस्कस किया ये था आपका सुनामी। अब देखो बेटा, अब इसमें फर्दर हमने क्या डिस्कस करना है। अब देखो तो ये सारा बता दिया मैंने आपको डिजास्टर रिलीफ सर्विसेज। अभी हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले मैंने आपको समझा दिया कि फ्लड का क्या मीनिंग होता है, ड्रॉट, अर्थक्वेक और सुनामी, यही आपके नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ठीक है। और
अब देखो नेचुरल डिजास्टर के समय बच्चे कैसे हेल्प कर सकते हैं। देखो प्रोवाइडिंग एंड कलेक्टिंग क्लोथ्स, मेडिसिन्स, मनी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस लाइक फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक। अगर ऐसी कंडीशन कहीं आ जाती है, कहीं अर्थक्वेक आ गया या ड्रॉट सूखा पड़ गया या फ्लड्स आ गई या सुनामी आ गई, तो बच्चे मनी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए जो इस अर्थक्वेक या इस नेचुरल डिजास्टर से जिनकी लाइफ पे बहुत इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे लोगों की आप हेल्प कैसे कर सकते हो, उन्हें क्लोथ्स प्रोवाइड करके, मेडिसिन देके और मनी, ठीक है, मनी कलेक्ट की जाती है सो डैट जो लोग इस नेचुरल डिजास्टर से जो लोग अफेक्टेड हुए हैं उनकी हम क्या कर सकें, हेल्प कर सकें, उनकी हम क्या कर सकें बेटा, हम उनकी हेल्प कर सकें। तो ये स्टूडेंट पूरा हमने स्कूल में बच्चों को इन्वॉल्व करा के कम्युनिटी सर्विसेज में कैसे इन्वॉल्व कराया जा सकता है फुल्ली हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें कोई लाइक का बटन तो है नहीं, ठीक है। अब नहीं, जब आप वीडियो देखते हो तब होगा शायद बटन। अब देखिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की बात करते हैं। हमने स्कूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी सर्विस है क्योंकि ये हमें एजुकेशन प्रोवाइड करती है, और इसलिए हम स्कूल में जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं कम्युनिटी सर्विसेज में, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। हाफ पार्ट इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, और जब फर्स्ट 3 पॉइंट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, और लास्ट पॉइंट मैंने आज 16 फरवरी की वीडियो में डिस्कस कर लिया। सो आप दोनों वीडियो संग संग देख लेना, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। ये क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में रा, आर कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल, ए कैपिटल, रा। Now next topic is resident welfare association। रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, जिसको आप लोग रा भी बोल सकते हो, RWA, रा, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द कॉलोनीज जो कि टाउन और सिटी में हैव ए कमेटी ऑफ मेंबर टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ देयर कॉलोनी, दिस इज कॉल्ड इट रा, ठीक है। देखो मैंने ऑलरेडी आपको ये बात समझाई थी कि बेटा हम जहाँ रहते हैं, बोला है ना, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, इसी को कम्युनिटी कहते हैं। आप लोग देखते होंगे हर 1-2 किलोमीटर में कॉलोनीज के नाम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने में से ही, ठीक है, तो मान लो आप जिस कॉलोनी में रह रहे हो तो वहाँ के मेंबर्स आपस में मिलके एक कमेटी बनाते हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करती है। ऐसा नहीं है जो मेंबर बन गया वही काम करेगा और बाकी सब आराम करेंगे अपने घर, नहीं, वो मेंबर एक्टिव पर्सन होगा, वो मोटिवेट करेगा, आप लोग भी कुछ काम करना है उसके संग जाओगे, ठीक है। तो हर कॉलोनीज में होता है कि कॉलोनीज के लोग मिलके ही आपस में एक छोटी मोटी कमेटी बनाते हैं, ठीक है। इस कमेटी का काम है कि लोगों के वेलफेयर के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक। ईच ऑफ दिस रा हैव इलेक्टेड ऑफिस वेरियर्स, ठीक है। और इलेक्टेड ऑफिस वेरियर, अरे सिंपल एग्जांपल लो अपने स्कूल का, हर साल आप देखते होगे स्कूल में आपके स्कूल के ऑफिस वेरियर्स
इलेक्टेड होते हैं ना डिफरेंट हाउस से। आपके स्कूल में 4 हाउसेज हैं, आज़ाद हाउस का भी कैप्टन होता है, नेहरू हाउस का है, सुभाष का है, टैगोर का है, कुछ प्रीफेक्ट्स होते हैं। आपने देखा ना बच्चे यहाँ बैचेस लगाए होते हैं, उसमें उनका लिखा होता है कि कैप्टन है कि वाइस कैप्टन है कि प्रीफेक्ट्स हैं। तो इस तरह इतने बड़े स्कूल है जिसकी स्ट्रेंथ लगभग मोर देन कितनी स्ट्रेंथ है, लगभग 1700 के आसपास हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा बच्चों में से 48 या 52 बच्चों को इलेक्ट किया जाता है, वो ऑफिस वेरियर्स होते हैं। स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, कोरिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब जितनी कोरिकुलर एक्टिविटीज़, वो सब में दूसरे बच्चों को मोटिवेट करना, उनको पार्टिसिपेट कराना, ये सब उनकी कुछ ड्यूटीज़ उनको स्कूल प्रोवाइड करता है, एंड दे डू दैट ड्यूटीज, ठीक है। तो इन द सेम मैनर जो डिफरेंट कॉलोनीज होती हैं, इसमें भी अपने में से इलेक्शन करा के कुछ मेंबर्स को इलेक्टेड करती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑफिस वेरियर्स। मान लो आप अपने कॉलोनी में हो, आपको बोल दिया कि आप इलेक्टेड मेंबर हो और आप क्या डिपार्टमेंट देखोगे, रोड के मेंटेनेंस की सारी ये सब जो है आप देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, इसके लिए ये वर्कआउट करेंगे। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट होना चाहिए, इसके लिए ये प्रॉपर वर्कआउट करेंगे। टाइम टू टाइम फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें सारे लोग मिलके सेलिब्रेट करें, इसकी अरेंजमेंट आप करोगे। कल्चरल प्रोग्राम्स की, या तो ये भी हो सकता है आप लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए टाइम टू टाइम आप लोग फेयर लगाएं, छोटा मोटा मेला लगा सकते हैं, या कुछ गेम्स करवा सकते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए बहुत सी गेम्स हो सकती हैं, बहुत से स्पोर्ट्स हैं, बड़ों के लिए भी हो सकते हैं। इस तरह भी लोगों को उनके वेलफेयर के लिए वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, इसको डिफरेंट वेरियर्स हैं, दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट कॉलोनीज, ओके। दीज ऑफिस वेरियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग देयर कॉलोनीज क्लीन एंड सेफ। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाता है और सब अपने में वर्कआउट करते हैं। और कुछ ड्यूटीज़ हम लोग जो राज की, मतलब जो आपके कॉलोनीज़ में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो बनेगी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो मेंबर चूज होंगे, तो वो क्या वर्क करेंगे अपने कॉलोनी के लोगों के वेलफेयर के लिए, उसमें से 2-4 बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया है, टू मेंटेन द पार्क्स ऑफ द कॉलोनी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्क, क्योंकि पार्क में हर एज ग्रुप के लोग जाते हैं, वेदर इट्स ए स्मॉल किड, वेदर या पेरेंट्स, एल्डर, यंगर्स, सब टाइप के जन लोग जाते हैं पार्क में। लोग सुबह जाते हैं, भजन करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं। आज के डेट में तो आप लोग जान रहे हो, इस समय लोग योगा में बहुत इंटरेस्टेड है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल ये सब पे देखो, फेसबुक पे देखो, सोशल मीडिया है, योगा पे बहुत ज़्यादा इस समय फोकस किया जा रहा है। तो दीज थिंग्स आल्सो यू कैन डू इन द पार्क। पार्क में बहुत से प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उन्हें तो फ्रेश एयर होती है, ठीक है। तो बहुत लोग जाते हैं पार्क में, और एनी एज ग्रुप के लोग जा सकते हैं पार्क में। तो मेंटेन, अगर कॉलोनी में पार्क है तो भाई पार्क मेंटेन होना चाहिए। मेंटेन होना चाहिए पार्क में, मतलब प्रॉपर ग्रास होना चाहिए, प्लांट्स होने चाहिए, फ्लावरिंग प्लांट्स होने चाहिए, ट्रीज होने चाहिए, देयर शुड बी सम ड्रिंकिंग वाटर आल्सो, सिटिंग फैसिलिटीज आल्सो, और बच्चों के झूलने के लिए झूले भी होने चाहिए, एक्सरसाइज करने की कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सो दीज थिंग्स शुड बी इन द पार्क। तो ये सब टू मेंटेन द पार्क ऑफ द कॉलोनी। अब देखो जो ऑफिस एरिया बन जाएगा वो अपनी जेब से नहीं कराएगा बेटा, कि अपने पैसे खर्च करके कोई बोल रहा है लो आपके लिए मैं खुशियाँ खरीद के लिए आया, नहीं। इसके लिए पूरी कमेटी बनती है। वी आल्सो गिव मनी फॉर डैट, हम भी अपनी मनी देते हैं, एंड देन वी आर गेटिंग ऑल दिस टाइप्स ऑफ ए फैसिलिटी। ऐसा नहीं है कि आपने उसको ऑफिस वेरियर बना दिया और रोज बोला तुम भाई ऑफिस वेरियर हो, ये तो तुम्हारा काम है। तो वो भी एक दिन कह देगा मैं भी नहीं हूँ ऑफिस वेरियर, आप बन जाओ। तो हाँ, वो हमारा लीडर होता है, लेकिन हम सब मिलके उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर मनी की जरूरत पड़ती है तो मनी भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे वर्कआउट करना है, वर्क करना है, संग कोई काम करना है तो वो भी हम करते हैं। जैसे कभी कभी होता है, चलो आज संडे है, पूरे कॉलोनी के लोग मिलके आज अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ऑफिस वेरियर ही पूरी कॉलोनी क्लीन करेगा, सब जगह वो झाड़ू लगा रहा है, बाकी अपने घर में बैठ के एसी देख रहे हैं, एसी में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं। वी ऑल वर्क टुगेदर
फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर कॉलोनी। ठीक है, सो ये हर जगह होता है, जितनी भी कॉलोनीज हैं, छोटी या बड़ी कमेटियां हर जगह आपको मिल जाएंगी, ऑफिस वेरियर्स हर जगह आपको मिल जाएंगे बेटा। तभी हम अपनी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन मतलब अपनी कॉलोनीज के वेलफेयर के लिए हम काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।